तो ईडी के सामने देखिए वैभव गहलोत पेश हुए हैं और फेमा मामले में ईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है। और इससे पहले भी देखिए समन जारी हुआ था, लेकिन वैभव गहलोत पहुंचे नहीं थे। उसके बाद अब वैभव गहलोत जो आज पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ईडी ने 29 और 30 अगस्त को छापेमारी की थी और ईडी की तलाशी फेमा के प्रावधानों के तहत की गई है। तो वैभव गहलोत पर मामला क्या है वो हम आपको बता दें। ईडी ने 29 अगस्त से 30 सितंबर के बीच तलाशी और छापेमारी की थी। ईडी की तलाशी फेमा के प्रावधानों के तहत की गई थी। ये तलाशी जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और मुंबई में की गई। आपको बता दें कि मैसर्स ट्रीटन होटल एंड रिजॉर्ट्स और मैस वर्धा एंटरप्राइजेस तक जाने वाले परिसरों में तलाशी ली गई और थिया कंपनियों के निदेशकों शिवशंकर शर्मा और रतन कांत शर्मा की भी तलाशी ली गई। तो पिछले हफ्ते देखिए ईडी ने नोटिस दिया था और आज वैभव गहलोत ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वो तस्वीरें हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी। फेमा मामले में ईडी अब वैभव गहलोत से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में देखिए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले अब वैभव गहलोत पर ईडी की ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। फेमा मामले में आज पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस वैभव गहलोत पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। आज उनसे ईडी पूछताछ करेगी। उनको काफी दिनों पहले नोटिस दिया गया था। दरअसल फेमा प्रावधानों के उल्लंघन का वैभव गहलोत पर आरोप है। ईडी ने पिछले महीने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा था कि ईडी ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें ट्राइटन होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड ने ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदे, जिसे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई बार संशोधित किया गया। ये भी पता चला कि ट्राइटन समूह विदेश से हवाला लेन देन में शामिल रहा है। छापेमारी में करीब 1.25 करोड़ रुपए बरामद किए गए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पता चला समूह द्वारा लेन देन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और बेहिसाब मिले कैश को होटल बनाने में निवेश किया गया। रतनकांत शर्मा जो वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रहे हैं, उनसे पूछताछ की गई थी और उसके आधार पर ही वैभव गहलोत को नोटिस दिया गया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया था कि जयपुर के एक होटल का स्वामित्व ट्राइटन होटल। तो देखिए आज से विधानसभा चुनाव का नामांकन और 11 बजे से शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया। दोपहर 3 बजे तक दाखिल नामांकन कर सकेंगे। 6 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। तो सामान्य प्रत्याशी का जो नामांकन शुल्क है वो 10,000 रुपए बताया जा रहा है। SC ST जो प्रत्याशी है उनके नामांकन शुल्क 5,000 रुपए है और प्रत्याशियों के साथ 5 समर्थक भी जा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आज जो तस्वीरें सामने आई, देखिए सुबह 11 बजे से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कई लोग आज नामांकन करने के लिए भी पहुंचे। दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 6 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया हो रही है। जयपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है और बताया कि जयपुर में करीब 19 विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। करीब आप ये देखिए कि जयपुर के लिए जिस तरह के हालात रहे हैं, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं। यहां की किशनपोल विधानसभा जो सीट थी पिछले विधानसभा चुनाव में, सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। क्या प्रक्रिया चलेगी, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और किन चीजों का एहतियात उम्मीदवारों को रखना होगा, जयपुर जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं प्रकाश राजपुरोहित वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, किस तरह से आपने तैयारियां की हैं? बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, अब नामांकन शुरू हो गया, बहुत एहतियात के साथ करने की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर लोग शायद बुधवार से शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करते हुए बुधवार दिन। देखिए, आज से नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इलेक्शन का पब्लिक नोटिस जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होती है, 11 बजे से शुरू हो गया है और कैंडिडेट्स जो फॉर्म है नॉमिनेशन के वो
कई कैंडिडेट्स ले जा चुके हैं, तो हमारे रिटर्निंग अधिकारी उनको पहले से ही बता रहे हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको साथ में लगाने हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर करानी है उसकी रसीद लगानी है, एफिडेविट है जो कंपलसरी होता है, एफिडेविट उनको लगाना है, साथ में वोटर लिस्ट की कॉपी जो उनके प्रपोजर्स हैं उनके नाम वगैरह के लिए लगाना है। तो नॉमिनेशन में जो साथ में प्रपोजल्स आएंगे उसकी डिटेल भी सही से वो भरें। साथ में जो उनको ओथ लेनी है, ओथ भी अगर सामने लें या फिर ओथ का डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करें। तो इस तरह से अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। तो ये सारे डिटेल्स हम कैंडिडेट्स को फॉर्म लेते टाइम ही बता रहे हैं। जब नॉमिनेशन फॉर्म देंगे तब भी उनका फॉर्म पूरा चेक करके उनको अगर कोई कमी लगती है तो हाथों हाथ ही उनको अवगत कराएंगे, ताकि किसी भी कैंडिडेट का जो छोटी मोटी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसकी वजह से कोई नॉमिनेशन में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉमिनेशन लेने वाले रिटर्निंग अधिकारियों को सबको बता दी गई और सभी कार्यालयों में सारी सतर्कता बरती जा रही है। सर, जयपुर में 8 विधानसभाओं के लिए अपने यहाँ जिला कलेक्ट्रेट जो अपन ने कंट्रोल रूम बनाया है, यहीं पे आवेदन होंगे और बाकियों के लिए बाहर होंगे? जी, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके रिटर्निंग अधिकारियों का कार्यालय यहीं स्थापित किया गया और यहीं पर ही उनके नॉमिनेशन लिए जाएंगे और अलग अलग रूम उनके लिए निर्धारित हैं और एंट्री गेट भी कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित हैं और चैनल गेट्स भी उनके लिए निर्धारित हैं। सभी जगह हमने सूचना प्रदर्शित कर दी है और बाकी 11 रिटर्निंग अधिकारियों के लिए एसडीएम ऑफिस जो उनके क्षेत्र में है। तो वही राजधानी जयपुर का किशनपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो कि कहने को तो सबसे कम मतदाताओं वाला राजस्थान की सबसे छोटी विधानसभा सीट है, लेकिन इस विधानसभा से सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। किशनपुर में किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया है जानने और समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। आप भी